नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है इन्हीं में से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे और इस वीडियो में हम जो लगभग 100+ जो है क्वेश्चन जो है उनको करेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले कोने से जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर अधिगम का स्थानांतरण सबसे अधिक होता है। अधिगम जो है यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो अधिगम जो है, अधिगम का मतलब होता है, क्योंकि जब तक आपको अधिगम के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक आपको जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो अधिगम जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन, तो इसे अधिगम कहा जाता है। और अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है तथा सार्वभौमिक अनुभव है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है, अधिगम सतत प्रक्रिया है, अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों है, और अधिगम एक खोज की प्रक्रिया है। और अधिगम प्रक्रिया न कि परिणाम है, अनुभव का संगठन है, सामाजिक प्रक्रिया है। और सीखना क्या है? एक नया कार्य करना है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम या सीखना स्थानांतरण है। और अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है, और सीखना संयोजन में सहायक होती है। तो ये जो है यहाँ पर अधिगम की कुछ विशेषताएं थी। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अधिगम का स्थानांतरण सबसे अधिक होता है। तो अधिगम का जो सबसे अधिक स्थानांतरण है ये रहेगा समान परिस्थितियों में। तो ऑप्शन 2 जो हमारा यहाँ पर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? तो सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना, तो ये कहलाता है यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण। तो सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना, अधिगम का स्थानांतरण होना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो कक्षा कक्ष में की जाने वाली गतिविधि कौन सी विधि है? तो इसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है इन सभी विधियों का, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का, वाद विवाद विधि का और अवलोकन विधि का। नेक्स्ट है अधिगम का अन्वेषण सिद्धांत, ये इनमें से किसकी देन है? तो अधिगम का अन्वेषण सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है इनका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ये रहेंगे यहाँ पर। तो अधिगम का अन्वेषण सिद्धांत, ये जो यहाँ पर देन है ये रहेगी फ्रायड की। तो फ्रायड जो है यहाँ पर इनका ये रहेगा, सॉरी ये जो है यहाँ पर ब्रूनर जो है, ब्रूनर की ये यहाँ पर रहेगा अधिगम का अन्वेषण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, तो यह इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध माना गया यहाँ पर आत्मीकरण के नियम से। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद सिद्धांत के जो प्रवर्तक है ये इनमें से कौन है? तो प्रकार्यवाद सिद्धांत के जो प्रवर्तक है ये माना गया है यहाँ पर विलियम जेम्स को। नेक्स्ट है सीखना विकास की प्रक्रिया है, और अधिगम की यह परिभाषा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो यहाँ पर परिभाषा है ये मानी गई है वुडवर्थ के द्वारा। तो ये परिभाषाएं भी जो एग्जाम में जरूर आती हैं, तो वुडवर्थ जैन की यहाँ पर ये परिभाषा रहेगी। नेक्स्ट है स्वाभाविक प्रेरक होते हैं।
तो ये जो अनुकरण जो है यहाँ पर इनमें ये स्वाभाविक प्रेरक माना गया है। अगला क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये इसके जो प्रवर्तक है इनमें से कौन है? तो इसके जो यहाँ पर प्रवर्तक माने गए हैं ये है पावलोव, आईपी पावलोव, आपने नाम सुना होगा। और रूसी ये मनोवैज्ञानिक हैं और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने 1904 में। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और अनुकूलित अनुक्रिया का जो यहाँ पर अर्थ है ये अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का उत्पन्न होना है। और पावलोव जो है इनको अनुबंधन का पिता भी कहा गया है। और उनके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। और पावलोव जो है इन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया था। कुत्ते का भोजन खिलाने से पहले कुछ दिन तक घंटी बजाई गई। जब घंटी बजती थी तो कुत्ता समझ जाता था कि अब भोजन मिलने वाला है और उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। फिर केवल घंटी बजाई गई परंतु भोजन नहीं दिया गया, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। तो पावलोव ने इसे संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी थी। और यहाँ पर इस सिद्धांत के अन्य नाम भी है, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और एसआर सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और एसआर थ्योरी हो गया और अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पर जो इसके 3 सोपान माने गए हैं कि भूखे कुत्ते को भोजन देना यह स्वाभाविक उद्दीपन है और भोजन से पहले घंटी बजाना यह अस्वाभाविक उद्दीपन है। बिना भोजन दिए घंटी बजाना यह फिर भी यह यहाँ पर स्वाभाविक क्रिया मानी गई है। तो ये जो आपने इसको याद रखना है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यह है आईपी पावलोव का। नेक्स्ट है, फ्रायड ने सबसे अधिक बल दिया था। तो इनके द्वारा जो सबसे अधिक बल दिया गया है ये काम प्रवृत्ति जो होती है इस पर दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा अधिगम का मुख्य नियम है? यहाँ पर ये सभी जो अधिगम के मुख्य नियम माने गए, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम। और यहाँ पर जो ये नियम आए हैं थॉर्नडाइक जो है उनके यहाँ पर ये नियम है। इनके द्वारा 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम माने गए हैं। 3 प्रमुख नियम ये है यहाँ पर तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का नियम और 5 गौण नियम है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य का नियम। और थॉर्नडाइक जो है इनका सिद्धांत का नाम है भूल एवं प्रयास का सिद्धांत। कुछ अन्य थॉर्नडाइक के सिद्धांत है जो एग्जाम में कई बार उलझाने के लिए अन्य नाम दे दिए जाते हैं, जैसे संबंधवाद का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर सिद्धांत, बंध सिद्धांत, बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत। तो ये सभी जो यहाँ पर थॉर्नडाइक के दिए हुए हैं। 3 इनके द्वारा प्रमुख नियम और 5 गौण नियम माने गए हैं। और ये जो थॉर्नडाइक है इन्होंने अपना प्रयोग जो है एक भूखी बिल्ली पर किया था। उन्होंने भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर बॉक्स के बाहर भोजन रख दिया। जो मछली थी बॉक्स से बाहर आने के लिए एक बटन था जिसे दबाने पर बॉक्स का दरवाज़ा खुल सकता था। भूखे होने के कारण बिल्ली ने उछल कूद मचाई और अचानक बिल्ली का पैर बटन पर लगने से दरवाज़ा खुल गया था और वह बाहर आ गई। बिल्ली जो थी इसने मछली खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर से बिल्ली को बॉक्स में डाला गया तो उछल कूद करके वह पहले से कम समय में ही बाहर आ गई। तो यह प्रयोग बार बार दोहराया गया तो पाया कि बिल्ली अब सीख गई थी तथा वह एक बार में ही बटन दबाकर बाहर आ सकती थी, अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया था। तो यहाँ पर जाइए इनका नियम है। तो थॉर्नडाइक ने माना कि सीखना संबंध स्थापित करना है और इसी सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख और 5 गौण नियम ये निकाले थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है इनका ये यहाँ पर नियम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, प्रयत्न एवं भूल के द्वारा अधिगम का सिद्धांत ये इनमें से किसने दिया था? तो ये था यहाँ पर थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए अधिगम सिद्धांत के गौण नियम कितने हैं?
तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3। 5 गुण हैं, 3 मुख्य नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, पावलो ने प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो इनके द्वारा जो प्रयोग है यहाँ पर ये कुत्ते पर किया गया था। कुत्ता जो था उसकी जीभ पर एक परख नकली बांध दी गई थी। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो घटक है इनमें से कौन कौन से हैं? तो अधिगम जो है इसको अर्थात हमारा जो सीखना है उसको यहाँ पर कौन कौन से प्रभावित कर सकते हैं? तो इसमें जो है माने गए ये सभी। ऑप्शन 4 जो यहाँ पर इसमें हमारा सी आंसर रहेगा। उचित वातावरण, परिपक्वता, प्रेरणा, आस पड़ोस का वातावरण, हमारा शरीर, स्वास्थ्य, परिवार, सब कुछ जो है हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस्टोलर सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो यहाँ पर जो गैस्टोलरवादियों का जो सिद्धांत है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये किन के द्वारा दिया गया था? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4। कोहलर जो है इनके द्वारा ये दिया गया था। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत इसे आप कह सकते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कोहलर ने अपने सहयोगियों कर्ट कोफा और मैक्स वर्दिमर जॉइन के साथ 1917 में किया था। और इनका मत था कि अधिगम तो अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा होता है। और इनका जो यहाँ पर सिद्धांत है इसके अन्य नाम है, जैसे यहाँ पर गैस्ट्रोलरवादी का सिद्धांत कह सकते हैं, समग्रता का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो ये सभी जो है यहाँ पर ये जो कोहलर जो है इनके थे। और कोहलर जो है इन्होंने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था, इसको एक बंद पिंजरे में बंद करके उसकी छत पर केले लटका दिए थे। एक एग्जाम में ये बंदर का नाम पूछा गया था, तो सुल्तान जो है इसका बंदर का नाम था चिंपैंजी का नाम। तो ये आपने याद रखना है। और सुल्तान ने उछलकर वह केला खाने का प्रयास किया परंतु वहाँ तक न पहुँच सका। सुल्तान ने कुछ देर बैठकर परिस्थिति का जायजा लिया। पास में रखे बक्से को उसने केलों के स्थान पर रखकर उस पर चढ़कर केले प्राप्त कर लिए। दूसरी परिस्थिति में केले पिंजरे से बाहर रखे गए तथा वहाँ 2 छड़ियाँ डाली गई। जब सुल्तान एक छड़ी से केले प्राप्त नहीं कर सका तो उसने वहाँ पड़ी दोनों छड़ियों को जोड़कर उसे एक छड़ी बनाकर केले प्राप्त कर लिए। इस प्रकार कोहलर ने सुल्तान पर 4 प्रयोग किए और सभी में सुल्तान अचानक समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। तो कोहलर के अनुसार इस अधिगम सिद्धांत में एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसका समाधान प्राणी अचानक अंतर्दृष्टि या सूझ से ढूंढ लेता है। तो अंतर्दृष्टि या सूझ किस तरह उत्पन्न होती है इसकी व्याख्या जो मनोवैज्ञानिकों ने 5 संप्रत्योजन के माध्यम से की है। लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनः संगठन। तो ये आपने याद रखना है। और इस सिद्धांत का जो है शिक्षा में कुछ अनुप्रयोग भी किया गया है कि गणित, विज्ञान और व्याकरण का अध्ययन इस विधि से किया जाता है। सूझ के द्वारा सीखने में बुद्धि तथा ज्ञानात्मक योग्यता महत्वपूर्ण होती है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्य के लिए उपयोगी है और यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, तर्क व कल्पना शक्ति का विकास करता है और यह सिद्धांत स्मृति अधिगम पर अधिक जोर देता है। तो यह जो यहाँ पर कोहलर का अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत था। नेक्स्ट है 3H का संप्रत्यय इनमें से किसने दिया था? तो ये जो संप्रत्यय जो ये दिया गया था यहाँ पर पेस्टालॉजी के द्वारा। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये इनमें से किन के द्वारा दिया गया था? तो ये जो सिद्धांत है ये दिया गया था यहाँ पर स्किनर के द्वारा। इसमें जो हमारा आंसर ये ऑप्शन 2 जो रहेगा। तो स्किनर ने यह सिद्धांत यहाँ पर दिया था। और ये जो स्किनर जो है इनका था ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अमेरिका के निवासी थे B.F. स्किनर और इस सिद्धांत का प्रमुख आधार जो थॉर्नडाइक के दिए गए मुख्य नियम प्रभाव के नियम पर था। और यहाँ पर जो इनका नियम है इसके अनुसार किसी अनुक्रिया व्यवहार के बदले पुरस्कार स्वरूप आनंद की प्राप्ति होती है तो प्राणी उसे दोहराना चाहता है। इसके विपरीत यदि किसी अनुक्रिया के बाद असंतोष या दुख का अनुभव होता है तो प्राणी उसे दोहराना नहीं चाहता। इस नियम को स्किनर ने अपनी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आधार बताया है। या जैसे आप क्लास में अगर किसी बच्चे को गुड़ दे देते हो
नोटबुक में या कोई पुरस्कार दे देते हो तो बच्चा जो है खुश होकर अगले दिन भी अच्छा कार्य करके आता है। और अगर आप किसी बच्चे को गुड नहीं देते हैं, अगर कुछ जो उसमें लिख देते हैं तो बच्चा जो है निराश हो जाता है। और तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बताया गया है कि कोई अगर किसी को उपहार या कुछ दे दिया जाए तो बच्चा जो है खुश होकर अगले दिन भी और अच्छा काम करके आता है। तो इस सिद्धांत के जो है विभिन्न कुछ अन्य नाम भी बताए गए हैं, जैसे अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, सहक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, RS सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन, RR सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये सब यहाँ पर स्किनर के हैं और इन्होंने अपना प्रयोग चूहे व कबूतरों पर किया था। स्किनर ने एक बॉक्स बनाया था जिसे स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया था और इसमें एक चूहे को रखा गया तथा ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर के दाब से भोजन का दाना प्राप्त होगा। चूहे ने उछल कूद कर भोजन ढूंढना शुरू कर दिया। इसी उछल कूद में उसका पैर लीवर पर पड़ा और भोजन का दाना रखे बर्तन में आ गिरा। चूहे ने वह दाना खा लिया। चूहे ने फिर इधर उधर घूमते हुए लीवर के दबाने से भोजन प्राप्त हुआ। इस प्रकार चूहा धीरे धीरे लीवर को दबाना सीख जाता है, क्योंकि लीवर दबने से उसे भोजन प्राप्त होता है। तो एक समय ऐसा आता है कि चूहा सीधा लीवर दबाता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। तो यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है और इस सिद्धांत में अनुक्रिया के बाद परिणाम को महत्व मिला है और वह व्यवहार जिसमें उद्दीपन की जानकारी न हो, क्रिया प्रसूत व्यवहार उसे कहा जाता है। और अनुक्रिया समानीकरण पर बल दिया जाता है। तो इसमें पहले अनुक्रिया होगी, उसके बाद पुनर्बनन, उसके बाद पुनरावृत्ति और उसके बाद अनुबंध। और इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है? यह सिद्धांत आदत निर्माण में सहायक होता है, सकारात्मक पुनर्बनन पर बल देता है, सरल से कठिन के सिद्धांत पर जोर देता है, पुरस्कार व दंड पर बल देता है। स्किनर एक साथ कई पुनर्बलन देने पर बल देता है। यह निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है और यांत्रिकरण पर बल देता है। तो यह जो है सिद्धांत आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण में अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो यह परिभाषा इनमें से किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो परिभाषा ये मानी गई है यहाँ पर गेट्स व अन्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा मानी गई है यहाँ पर पावलोव के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। तो यह परिभाषा देने वाले हैं। तो यह परिभाषा मानी गई है यहाँ पर क्रो एवं क्रो के द्वारा। तो क्रो एवं क्रो ने जो यहाँ पर यह परिभाषा इनमें दी थी। नेक्स्ट है प्रबलन सिद्धांत के जो प्रतिपादक है ये इनमें से कौन है? तो प्रबलन जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक यहाँ पर माना गया है तो यह है होल। ऑप्शन 3 जो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा। होल को जो यहाँ पर यह माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधिगम के प्रबलन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? तो अधिगम का जो प्रबलन सिद्धांत है इसका जो अन्य नाम है ये सभी रहेंगे क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, गणित निगमन का सिद्धांत, आवश्यकता आकलन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये इनमें से किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। ऑप्शन 3 यहाँ पर सी आंसर रहेगा। और ये जो बंडूरा है अल्बर्ट बंडूरा, इनको प्रेक्षणात्मक अधिगम का जनक भी कहा गया है। और इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों से सीखता है और इसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। और इनके सिद्धांत के कुछ नाम भी हैं जैसे प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत और मॉडलिंग सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा जो है इन्होंने एक प्रयोग ये बेबी डॉल स्टडीज व जीवित जोकर पर किया था और इनका मानना था कि बच्चे मॉडल के रूप में किसी को पसंद करते हैं तथा उसका व्यवहार ग्रहण कर वैसा ही सोचते हुए करते हैं।
अल्बर्ट बंडूरा जो थे, इन्होंने बच्चों को 3 समूह बनाकर एक फिल्म को 3 तरह से प्रदर्शित किया था। पहले समूह में दिखाया कि एक बच्चा कमरे में रखे खिलौनों को तोड़ देता है, वहाँ रखी एक बड़ी बॉबी डॉल के प्रति अधिक आक्रामकता दिखाता है और उसके इस व्यवहार के लिए उसे प्रशंसा और पुरस्कार दिया जाता है। दूसरे समूह में दिखाया गया कि उस लड़के के खिलौने तोड़ने पर उसे दंड दिया गया। तीसरे समूह में दिखाया गया कि उस लड़के को न तो पुरस्कृत किया गया और न ही दंड दिया गया। तो तीनों समूह के बच्चों को फिल्म दिखाने के बाद एक स्वतंत्र रूप से खिलौने के साथ छोड़ा गया। बंडूरा ने प्रयोग में पाया कि जिन बच्चों ने पुरस्कृत होते बच्चे की फिल्म को देखा था, उन्होंने वहां खिलौने तोड़ने में अधिक आक्रामकता दिखाई। सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिन्होंने दंडित होते हुए बच्चों को देखा था। तो इनके प्रतिरूपण की प्रक्रिया के कुछ चरण बताए गए हैं, जैसे अवधान, व्यक्ति आकर्षक मॉडल के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। धारण, व्यक्ति मॉडल से प्रभावित होकर उन्हें ग्रहण करता है। और पुनः प्रस्तुतिकरण, व्यक्ति के द्वारा सीखे गए व्यवहार का पुनः प्रस्तुतिकरण। तो इनका सिद्धांत जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत का हमारे जो शिक्षा जो है इसमें क्या उपयोग है। विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करने में स्व नियंत्रण एक प्रभावी विधि है और अध्यापक इसके अनुसार छात्रों के सामने अनेक प्रकार के मॉडल प्रस्तुत करें और मॉडल भी उच्च आदर्श वाले होने चाहिए। नेक्स्ट है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था। तो समीपता अनुबंधन का सिद्धांत यह माना गया है एडविन गुथरी के द्वारा। नेक्स्ट है तर्क, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना व समस्या समाधान ये कहा जाता है। तो ये कहा गया यहाँ पर संज्ञानात्मक सिद्धांत को। नेक्स्ट है अभिकर्मित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है तो वह क्या है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 1, स्वगति से सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट है एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए क्या नहीं अपनाएंगे। तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4, प्रलोभन का नियम। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यवहार करने का तरीका क्या कहलाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार तो इसे माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 3। तो जीन पियाजे जो है उसके अनुसार इसे स्कीमा यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहा गया है। तो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को तो इसे कहा गया है यहाँ पर अधिगम। नेक्स्ट है एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, तो यह इनमें से किसका उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर ये शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसका उदाहरण यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट है व्यवहार का कारणा पक्ष इनमें से किस प्रकार का है, किस क्षेत्र में आता है। तो यह है यहाँ पर सीखने का ज्ञानात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 4 को, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत है जो अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं है। तो ये माना गया है यहाँ पर तथ्यों की विशुद्धता का होना। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व कौन से हैं। तो ये रहेंगे यहाँ पर ये सभी बुद्धि, प्रयत्न, भूल और अनुभव। नेक्स्ट है यदि ज्ञान को एक स्थायित्व प्रदान करना है तो एक अध्यापक बच्चों को शिक्षण देगा। तो ये देगा यहाँ पर संरचनात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है अधिगम का मुख्य घटक है। तो अधिगम का जो मुख्य घटक है ये अभिप्रेरणा को माना गया है। नेक्स्ट है समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो ये मानेगा यहाँ पर जेड को। नेक्स्ट है अधिगम का द्विकारक या दो तत्वों का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये दिया गया था यहाँ पर स्पीयरमैन के द्वारा। नेक्स्ट है अधिगम के आदर्शों के सिद्धांतों के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो ये मानेगा यहाँ पर बागले को। अगला क्वेश्चन रहेगा अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का माना गया है? तो अधिगम का जो स्थानांतरण है ये माना गया यहाँ पर 3 प्रकार का। नेक्स्ट है अधिगम का स्थानांतरण इनमें से किसका प्रकार है? तो अधिगम स्थानांतरण का प्रकार, यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये है हमारा ऑप्शन 4, ये सभी सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट, स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो ये किया गया था यहाँ पर 1938 में। नेक्स्ट है अधिगम का पूर्ण कारवाद सिद्धांत इसमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था यहाँ पर गैस्टोल्टवादियों के द्वारा। नेक्स्ट है सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर रहेगा सरल से कठिन की ओर। नेक्स्ट है कक्षा का कौन सा वातावरण सीखने को प्रभावित करता है? तो सीखने को जो यहाँ पर प्रभावित करेगा ये करेगा ऑप्शन इसमें 4, मनोवैज्ञानिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव, इन्होंने इसका प्रतिपादन कब किया था? तो यह किया गया था 1904 में। नेक्स्ट है कक्षा अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो कक्षा के लिए जो विधि है ये मानी गई है ये सभी का वाद विवाद, अवलोकन और प्रयत्न एवं भूल विधि का। नेक्स्ट है कोहलर का सिद्धांत निम्नलिखित में से इसके नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अंतर्दृष्टि या जो सोच का सिद्धांत है आपने सुना होगा, तो ये भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में से एक नहीं है। तो ये जो सादृश्यीकरण जो है ये इनमें से नहीं है। नेक्स्ट है गैस्टोलट किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर जो गैस्टोलट जो आया है ये इनमें से किस भाषा का शब्द है? तो ये माना गया है यहाँ पर जर्मनी भाषा का। नेक्स्ट है स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आना, यह किस प्रकार की क्रिया है? तो इसे माना गया यहाँ पर सहज क्रिया। नेक्स्ट है अर्जित गुणों के हस्तांतरण का प्रयोग मैकडोगल ने किया था। तो ये किया गया था ऑप्शन 4, मैकडोगल जो है इन्होंने चूहों जो है उन पर इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम के परिणाम स्वरूप एक विद्यार्थी जो कर सकेगा। तो इसे माना गया यहाँ पर ऑप्शन 3, वर्तमान स्थितियों में समायोजन। नेक्स्ट है जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब यहाँ पर जो है इसमें कुछ चित्र के द्वारा इसे समझाया जाता है, जब सीखने की प्रक्रिया एक समान रहेगी तो यहाँ पर इसे कहा जाएगा सरल रेखीय वक्र। और ये जो सरल रेखीय वक्र ये किस प्रकार का होता है? जैसे ये इस तरह का जो एक सरल रेखीय वक्र बना होगा, तो इसमें जो हमारी गति जो पढ़ने की ये शुरू से लेकर और लास्ट तक एक समान होती है। ना तो ऐसा है कि शुरू में कम होगी बाद में ज़्यादा होगी या बीच में कम होगी।
तो ये जाए इसमें सीधी जाए होती है, तो इसे सरल रेखा वक्र कहा गया है। और अगर एग्जाम में घनात्मक वक्र या उन्नत उदर वक्र आ जाए तो इसमें कैसे बनेगा। तो जैसे यहाँ पर ये वक्र है हमारा, तो उन्नत उदर जब प्रारंभ में अधिगम की गति मंद हो और बाद में पुनः तेज हो जाए तो वहाँ पर जो वक्र है ये कुछ इस तरह का बनता है। इसमें गति क्या होगी, शुरू में गति मंद होगी लेकिन बाद में तेज हो जाएगी, तो इसे कहा जाएगा धनात्मक वक्र या उन्नत उदर वक्र। अगर एग्जाम में नत उदर वक्र आ जाए तो इसमें गति किस प्रकार की होगी फिर, जैसे यहाँ पर यह नकारात्मक वक्र है, तो जब प्रारंभ में अधिगम की गति तेज हो और बाद में धीमी हो जाए तो वहाँ पर जो वक्र है ये कुछ इस तरीके का बनता है। इसमें जो सीखने की गति है शुरू में तेज होगी, बाद में धीमी हो जाएगी, सरल वाले में समान रहेगी, और जो ये उन्नत उदर वाला है इसमें शुरू में जो इसमें धीमी होगी और बाद में तेज हो जाएगी ये वाली। तो इस प्रकार से यहाँ पर वक्र बनता है। और एक वक्र है सीढ़ीदार या एस रेखीय वक्र, आप इसे कह सकते हैं, ये वाला एस वक्र है। तो इसमें कैसा जो वक्र बनेगा, तो इसमें बनेगा ये सीढ़ीदार। इसमें क्या होता है, जैसे शुरू में जो सीखने की गति है तेज हो गई, बीच में कम हो गई, तो बाद में जा तेज हो गई, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये एस आकारीय वक्र बनता है। तो सीढ़ीदार वक्र या एस वक्र इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब सीखने की गति आरंभ में तीव्र व धीरे धीरे मंद हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। आरंभ में तेज होगी लेकिन बाद में जाओ धीमी हो जाएगी, तब यहाँ पर जो हमारा वक्र बनेगा ये बनेगा उन्नत उदर वक्र, ये वाला इसमें बनेगा। शुरू में जो यहाँ पर ये धीमी होगी लेकिन बाद में तेज हो जाएगी। नेक्स्ट है, जब सीखने की गति आरंभ में मंद व बाद में तीव्र होती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा नत उदर वक्र। इसमें इस तरह का बनेगा, शुरू में जो है यहाँ पर अधिगम की गति शुरू में मंद होती है, आरंभ में मंद व बाद में तीव्र, तो ये वाला। नेक्स्ट है, जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती तो इसे क्या कहा जाता है। जब बिल्कुल भी उन्नति नहीं होगी तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर पठार। नेक्स्ट है, अधिगम इनमें से क्या है। तो अधिगम जो है इसे माना गया है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, अधिगम होता है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 सक्रिय होकर। नेक्स्ट है, अधिगम क्या नहीं है, तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन 2 विकास। अगला क्वेश्चन रहेगा, अधिगम के कारक हैं। तो अधिगम जो है इसके कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें जो आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन 4, ये सभी रुचि, ध्यान, अभिप्रेरणा, तो ये सभी जो है यहाँ पर अधिगम के कारक माने गए हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रयोग किया था। तो ये जो प्रयोग है ये किया गया था वुंट के द्वारा, अर्थात विलियम जो वुंट है उनके द्वारा। नेक्स्ट है, सीखने का विकास किसके अंतर्गत आता है। तो सीखने का जो विकास है ये आता है मानसिक विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पूर्व अनुभव एवं पुनः जागृति को कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा पहचान।
नेक्स्ट है थोर्नडाइक, जो यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक थे, तो ये कहाँ के थे? इनका संबंध रहेगा ऑप्शन 3 हमारा। तो थोर्नडाइक जो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के जनक इनमें से कौन है? तो ये माना गया यहाँ पर क्राउडर को। अगला क्वेश्चन है पुनः आवृत्ति का सिद्धांत दिया था, तो ये सिद्धांत दिया गया है यहाँ पर स्टैनले हॉल के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सी विधि छोटे, कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है? तो इस विधि का नाम है यहाँ पर खंड विधि, जिसे टुकड़ों में बांट बांट कर पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है? तो ये माना गया यहाँ पर सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट इनमें से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक यहाँ पर नहीं माने गए हैं ब्रूनर। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी के प्रति तार की अनुक्रिया है, तो ये मानी गई यहाँ पर CR, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन है? सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये माने गए यहाँ पर स्पीयरमैन को। नेक्स्ट है व्यक्ति के द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह किस प्रकार का सीखना है? तो इसे कहा गया यहाँ पर प्रत्यक्षात्मक सीखना। अगला क्वेश्चन है अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? तो यह है ऑप्शन 4 यहाँ पर प्रेरणा के बिना। नेक्स्ट है स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो इनका प्रयोग किया गया था चूहों पर। नेक्स्ट है कोहलर ने अपना प्रयोग इनमें से किस पर किया था? तो कोहलर जो है इन्होंने ये सुल्तान नामक जो चिंपैंजी है इस पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट है थोर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो इन्होंने अपना जो प्रयोग है ये बिल्ली पर किया था। नेक्स्ट है कोई भी प्रायोगिक सक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रबलन। नेक्स्ट है निम्न में से क्या पावला के अनुबंधन में आवश्यक नहीं है? तो इसमें माना गया है ये अनुसंगिकता को। नेक्स्ट है ब्रूनर के सिद्धांत की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें जो अवस्थाएं मानी गई है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 4, ये सभी सक्रियता, संकेत और दृश्य प्रतिमा। नेक्स्ट है ब्रूनर के सिद्धांत के जो तत्व है ये कितने हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर 6। नेक्स्ट है डेसियल के अनुसार अधिगम के कितने सोपान हैं? तो इनके अनुसार जो यहाँ पर सोपान है ये माने गए हैं 6। नेक्स्ट है निर्मितवाद के अधिगम डिजाइन के जो तत्व है इनमें से कितने हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा 6। नेक्स्ट है भूल एवं प्रयास सिद्धांत के आवश्यक तत्व हैं। तो यह है इसमें ऑप्शन 2 हमारा 6। नेक्स्ट है जिन प्याजे ने नैतिक विकास के स्तर बतलाए हैं। तो यहाँ पर जो ये स्तर जो बतलाए गए हैं ये हमारे ये सभी रहेंगे नैतिक निर्णय, नैतिक सापेक्षता और नैतिक यथार्थ। अगला क्वेश्चन रहेगा अंतःदृष्टि सिद्धांत के अन्य नाम हैं। तो यहाँ पर रहेगा ये सभी सोच का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी और समग्रता का सिद्धांत। नेक्स्ट है अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत के जो समर्थक है इनमें से किन्हें माना गया है?
तो ये माना गया इन सभी को, जॉन डीवी, ब्रूनर और जीन पियाजे को। नेक्स्ट है अधिगम का प्रतीक, अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। तो ये है यहाँ पर टोलमैन। और ये जो टोलमैन है टोलमैन जो है इनका अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एडवर्ड सी टोलमैन ने किया था और यह संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का वर्णन सी टोलमैन ने अपनी पुस्तक परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन में किया है। परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन इसमें किया था, जो 1932 में प्रकाशित हुई थी। और टोलमैन के सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, जैसे उद्देश्यपूर्ण अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, प्रत्याशात्मक सिद्धांत, प्रतीक अधिगम सिद्धांत, संकेत संकेतन सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत और साइन लर्निंग थ्योरी। और ये जो टोलमैन है इन्होंने चूहे के 2 समूहों को भूल भुलैया में छोड़ा था तथा उन्हें अन्वेषण करने का अवसर दिया था। चूहों के एक समूह को भूल भुलैया के अंत में भोजन मिला और उन्होंने भूल भुलैया में शुरू से अंत तक का रास्ता ढूंढ लिया। दूसरी तरफ चूहों के दूसरे समूह को कोई पुरस्कार नहीं मिला, अर्थात भोजन नहीं मिला, तो उन्होंने अधिगम के कोई संकेत नहीं दिए और उनमें नीरसता जान पड़ी। जब उन्हें भी भोजन के रूप में प्रबलन दिया गया तो वे भी भूल भुलैया के रास्ते में तेजी से प्रारंभ से अंत तक उतनी योग्यता व शक्ति से दौड़ने लगे जितना प्रथम समूह के पुरस्कृत चूहे दौड़ रहे थे। तो इस सिद्धांत में टोलमैन ने प्रतिपादित किया कि प्राणी किसी क्रिया को जल्दी ही सीख लेता है, परंतु उसे जब तक व्यक्त या प्रदर्शित नहीं करता जब तक उसे प्रबलन न दिया जाए। तो यहाँ पर जो टोलमैन का शिक्षा जो है इसमें क्या महत्व है या क्या लाभ है, क्या अनुप्रयोग है। तो यह सिद्धांत सीखने के प्रतीकों के ज्ञान पर बल देता है। इसके अनुसार सीखने हेतु बौद्धिक व्यवहार ही उत्तरदायी है। शिक्षक को उद्देश्य प्राप्ति हेतु पुरस्कार व दंड का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक व छात्र के द्वारा लक्ष्य के मार्ग पर ध्यान दिया जाता है, अनुक्रिया पर नहीं, और यह विशुद्ध व्यवहार पर बल देता है। तो इनका ये जो आपने जरूर याद रखना है, सिद्धांत इन्होंने 2 चूहों को जो भूल भुलैया में छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है शाब्दिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है। तो शाब्दिक अधिगम का जो यहाँ पर जो सिद्धांत है ये माना गया सुबेल के द्वारा। नेक्स्ट है अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत का अन्य नाम। तो अन्य नाम जो है यहाँ पर ये सभी रहेगा, मतलब रूप का सिद्धांत, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत और फील्ड थ्योरी। अगला क्वेश्चन है अधिगम सोपान का सिद्धांत दिया था। तो ये जो है यहाँ पर ये दिया गया था गैनी के द्वारा। गैने का अधिगम सोपान का सिद्धांत ये था 1965 में। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट गैने इनका नाम है, इन्होंने किया था। और गैने ने अपनी पुस्तक जो है कंडीशन ऑफ लर्निंग में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनकी पुस्तक का नाम आपने याद रखना है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। और इन्होंने अधिगम 8 प्रकार का माना है। और यह सिद्धांत गैने की सोपानिका के नाम से जाना जाता है। इन्होंने माना कि अधिगम अनेक प्रकार के अधिगमों का संगठन है जो कर्मिक होता है। तो कौन कौन से माने 8 यहाँ पर 8 अधिगम इनके द्वारा: संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, प्रत्यधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो इस प्रकार के यहाँ पर 8 अधिगम इनके द्वारा माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है गैने ने अधिगम सोपानिकों के निम्न प्रकार बताए हैं। तो इनके द्वारा जो प्रकार थे ये बताए गए हैं यहाँ पर 8। नेक्स्ट है संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक इनमें से कौन है। तो ये माने गए इन सभी को, जीन पियाजे, टोलमैन और कोहलर को।
नेक्स्ट है सूचना प्रक्रिया कारण सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो यह माना गया यहाँ पर एटकिंसन एवं शिफरिन को। नेक्स्ट है अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था यहाँ पर कार्ल रोजर्स के द्वारा। नेक्स्ट है अधिगम का सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो ये माने गए यहाँ पर वाइगोत्स्की जो इनका नाम है। नेक्स्ट है जिन पियाजे के अनुसार बच्चा लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल आदि का समझने लग जाता है, तो यह कौन सी अवस्था है? तो ये माना गया यहाँ पर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। 4 प्रकार की जो इनके द्वारा अवस्थाएं मानी गई है। पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, दूसरी संवेदी, तीसरी मूर्त, उसके बाद अमूर्त। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 4 अवस्थाएं मानी गई है। अगला क्वेश्चन है बहुत से उद्दीपकों में से सही उद्दीपकों का चुनाव करके उसके अनुसार क्रिया करना किस प्रकार का अधिगम है? तो ये जो अधिगम है ये रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर बहुविभेदन अधिगम। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर हमारा सी आंसर इसमें रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।